हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सम और समीप फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था और इसमें मैंने एक तरीका नहीं बताया था। इसमें कई सारे तरीके बताए थे आपको कि कैसे कैसे आप ऐड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सम प्रोडक्ट और बाकी यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हो तो उनको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो अगला फॉर्मूला है हमारा वो है सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट वाले यहाँ पे शीट पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं और उसके बाद आइटम का नाम दिया गया है और उसका प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। तो जब ये तीनों की तीनों चीजें दी गई हैं तो अगर इसका हमको बिल कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए हमको कैसे कैसे चीजें निकालनी है आइए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जब हमको टोटल निकालना होगा तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो प्राइस दिया गया है उसको क्वांटिटी से इनटू करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जाके इसका टोटल आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट, तो जब इक्वल टू आप लगा के प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे पी आर नाम से कई सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। इसमें देखेंगे तो एक नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला ये पूरा लिख जाएगा। और इसमें कह रहा है कि नंबर वन और नंबर टू, तो किस किस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और किसको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद वाला जो नंबर है। ठीक है, इन दोनों नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होके आ गया है। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इस नंबर को सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगा के इस वाले नंबर को दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे जो सेल लिखे हुए हैं उसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ से लेके इस तरीके से सेलेक्ट करना है। और इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था कि कंट्रोल के साथ यहाँ पे डी जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आप सब में मल्टीप्लाई होके अब वैल्यू निकाल के दे दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इस टोटल वाले नंबर को हम जब यहाँ पे सम करेंगे तब जाके हमको फाइनल अमाउंट पता चलेगा कि यहाँ पे कितना अमाउंट हुआ है। तो इसके सम करने के लिए आपको जैसे शॉर्टकट बताया था कि अगर हमको डायरेक्ट सम निकालना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है, उसके बाद जस्ट एंटर कर देना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट हमारा कितना आ रहा है तो 3125। इस तरीके से देखेंगे आप अमाउंट जो आ रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको दिखाई दे कि कितना लिखा हुआ है। तो ये जो अमाउंट आ रहा है 3125, ये इसका एडिशन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या किया हमने कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले यहाँ पे निकाला हमने और उसके बाद फिर इन सारे नंबर्स को ऐड करके यहाँ पे निकाले, तब जाके हमको पता चल रहा है कि 3125 रुपए ये टोटल अमाउंट हुआ है। तो इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इधर इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि एरे वन, मतलब किसकी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए उन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे एरे वन में हम यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एरे टू का मतलब किस वाले टेबल से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि 100 × 10 करेगा, फिर 85 × 15, इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता जाएगा और उसके बाद दोनों को ऐड करके यहाँ पे बता देगा कि फाइनल अमाउंट कितना आया। तो ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो आप देखेंगे तो वही जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इनटू करके फिर ऐड किया हुआ है तब निकला, और यहाँ पे मैंने सम प्रोडक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रहा था उसको निकाल लिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये डेटा भी चाहिए होगा। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने यहाँ पे देखेंगे तो लाइव एमआईएस नाम से जो एक्सेल शीट भेजी हुई है, इसको डाउनलोड करके इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप प्रैक्टिस अपनी स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये जो शीट बनी हुई है तो इसमें अलग अलग शीट में डेटा पड़ा हुआ है, तो ये शीट आप डाउनलोड करके उसमें आप अपना फॉर्मूला लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला वाला फंक्शन है उसका नाम है ऑटो सम। ऑटो सम मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है और यहाँ पे आपको अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो सम लिखा है तो ऑटो सम वाली शीट में जाएंगे और यहाँ पे जब हमको टोटल निकालना होगा तो टोटल निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, ऑल्ट प्लस इक्वल।
अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद रहता तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया ऑटो सम। तो ऑटो सम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होके आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे में वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी। जब हमको डायरेक्ट सम करना होता है तो उसको बोलते हैं ऑटो सम। तो ऑटो सम यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, मैंने शॉर्टकट आपको बता रखा है कि यहाँ पे अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करिए और उसके साथ इक्वल जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, उसके बाद एंटर कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटो सम हो जाएगा। तो ऑटो सम भी मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ऑटो सम। अगला जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है काउंट, काउंटे, काउंटिफ, काउंट ब्लैंक। तो इसका चारों का काम क्या होता है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे जो यहाँ पे शीट बनी हुई है काउंट वाली, तो काउंट वाली शीट को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास काउंट से रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं, तो इस वाले शीट में हम सबसे पहले काउंट फंक्शन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमको काउंट करना है कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स सबके निकले हुए हैं वो कितने बच्चों के निकले हुए हैं, या यहाँ पे जो रोल नंबर दिया गया है वो कितने बच्चों का रोल नंबर है। जैसे यहाँ पे तो सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए सीरियल नंबर नहीं होता तब हम कैसे काउंट करते कि यहाँ पे कितने बच्चों का ये काउंट में नंबर पड़ा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू काउंट, और जिस रेंज की वैल्यू हमको काउंट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रोल नंबर को मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। तो अगर आपको काउंट करके निकालना हो कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोगों का डेटा है, तब वहाँ पे हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हुआ है, तो जब आप नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को, मतलब जो यहाँ पे मैथ में जैसे दिया है, टोटल में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो इसी की वैल्यू को काउंट करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को। ये अगर टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम डिवीजन में भी लगाएंगे तो यहाँ पे डिवीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 लिख के आएगा। काउंट लिखा, काउंट लिखने के बाद इसको डिवीजन वाले को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो आप देखेंगे 0 आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम परसेंटेज वाले में निकालेंगे इसको, इक्वल टू काउंट, काउंट लिखा, परसेंटेज वाले को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर किए तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 10 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो काउंट फॉर्मूला हम बार बार निकाल रहे हैं वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू जो होगी उसी को ही काउंट करेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगला जो फॉर्मूला है वो काउंट ए है। काउंट ए जो फॉर्मूला है वो अगली शीट पे मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये काउंट ए वाला फॉर्मूले के लिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है। इसमें जैसे देखेंगे तो अभी जो पिछला वाला मैं काउंट बता रहा था, तो काउंट जो है वो नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करने पे काउंट नहीं कर रहा था। तो जो हमारा अगला फॉर्मूला है काउंट ए, ये सबको काउंट करता है। जैसे यहाँ पे काउंट ए अगर हम यूज करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चाहे टेक्स्ट होगा या नंबर होगा, ये दोनों को जो है कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो आप देखेंगे तो ये नेम वाले कॉलम को भी सेलेक्ट करने पे क्या बता रहा है, 10 बता रहा है। देखिए जो हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से जहां से नाम लिखा हुआ है वहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, तब हमको बता रहा है 10। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, तो ऊपर से सेलेक्ट करने के बाद जब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो 11 आ रहा है। तो जब भी आप रेंज सेलेक्ट करिए तो आप ध्यान से उसको सेलेक्ट करिए कि किस रेंज की वैल्यू हम कहाँ से कितनी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो काउंट ए फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं कि टेक्स्ट पे ही काम करेगा, वो सारे पे काउंट ए का मतलब ही होता है काउंट ऑल। मतलब चाहे टेक्स्ट हो, चाहे हमारा न्यूमेरिक नंबर हो या कुछ और लिखा हो, अगर डेटा उसमें है तो वो उसको काउंट करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू अगर हम यहाँ पे काउंट ए लगाते हैं फॉर्मूला और उसके बाद परसेंटेज और डिवीजन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे डेटा कितने हो रहे हैं। तो अगर हमने परसेंटेज से सेलेक्ट किया है तो यानी कि 11 यहाँ पे डेटा इसमें हो रहे हैं और 11 इसमें हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करने पे काउंट में कितना आएगा, तो 22 आएगा। तो इसको जब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 22 आ रहा है। तो यानी कि टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है और न्यूमेरिक डेटा को भी काउंट कर रहा है। फिर अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट इफ। तो काउंट इफ वाले फॉर्मूले में क्या होगा कि जब भी हम काउंट करेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे परसेंटेज जब देखेंगे आप सारे बच्चों का निकला हुआ है, अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे 70 मार्क्स के ऊपर कितने बच्चों का परसेंटेज है, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि परसेंटेज वाले में हमको काउंट करके बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 70 मार्क्स के ऊपर पाए हैं,
तो अगर आपके पास 10 लोगों का है डेटा, तो आप तुरंत काउंट करके बता देंगे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस तरीके से। तो इस तरीके से काउंट करके बता देंगे। लेकिन जहाँ पे हज़ारों डेटा होंगे, वहाँ पे आप मैनुअली काउंट नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? काउंट इफ फ़ॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फ़ॉर्मूला हम लोग पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने काम को आसान बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप जो भी चीज़ें करेंगे, वो अगर मैनुअली करने लगेंगे, तो आप पिछले ज़माने में चले गए। तो एक्सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पे? एक्सेल की ज़रूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉर्मूले यूज़ करते हैं, डेटा को अपने मिनिमाइज़ कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा डेटा को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमको फ़ॉर्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अगर हमको काउंट इफ फ़ॉर्मूला लगाना है, तो जैसे आपके पास कोई कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन मैंने बता ही दी आपको कि यहाँ पे अगर हमको काउंट करना है कि 70 नंबर के ऊपर कितने बच्चों के परसेंटेज है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें पहले पूछ रहा है रेंज। तो रेंज का मतलब हो गया कि किस रेंज में काउंट करना है, तो इसी रेंज में काउंट करना है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, कॉमा लगाए। क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में हम कौन सी वैल्यू देंगे? जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन कैसे लिखी जानी है? तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 70 और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद कॉमा करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यानी कि अगर ग्रेटर है तो भी, और अगर मान लीजिए इक्वल हुआ तो भी यहाँ पे काउंट करके वो बताना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो एंटर करने पे आप देखेंगे तो 1 लिख के आ रहा है। तो इस पूरी रेंज में 70 से ग्रेटर देन कितने मार्क्स हैं? देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो केवल एक ही ऐसा नंबर है जो 74 है, जो कि 70 से ग्रेटर है। तो इसलिए यहाँ पे 1 बता रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन किया। अब इस रेंज को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के हम यहाँ पे दे देते हैं कि लेस देन 33 कितने लोगों का है? लेस देन 33। तो कैसे लिखेंगे इसको? डबल इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल टू 33। 33 परसेंटेज से नीचे कितने बच्चों का मार्क्स है यहाँ पे या परसेंटेज है, तो उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 33। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है। तो 33 से कितने लोगों का है? तो यहाँ पे देखेंगे तो एक तो ये हो गया जो 31.8 है, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 28 है। तो दो ही लोग हैं ऐसे जो फेल है, जिनका परसेंटेज क्या है? 33 से नीचे है। तो इस तरीके से जब यहाँ पे हम क्राइटेरिया दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से कि ग्रेटर देन रखना है कि लेस देन रखना है, इक्वल रखना है, जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन रखनी होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमको डिवीजन वाले में निकालना होता कि थर्ड डिवीजन कितने बच्चों का आया हुआ है, तो थर्ड डिवीजन की जो स्पेलिंग है उसी को हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये काउंट करके बताएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ और यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है? रेंज। तो अब की बार हमको डिवीजन वाले कॉलम से ऐड करना है, तो डिवीजन वाले को सेलेक्ट किए, कॉमा लगाए और क्राइटेरिया में क्या देंगे? अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे थर्ड डिवीजन। जैसा लिखा हुआ है थर्ड डिवीजन, स्पेलिंग आप सेम लिखिएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने थर्ड डिवीजन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है? 2। तो थर्ड डिवीजन कितने लोगों का है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यही 2 लोग हैं जिनका थर्ड डिवीजन आया है। तो जरूरी नहीं कि नंबर पे ही हम काउंट कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने काउंटिव फॉर्मूले का यूज करके आपको बताया। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सेल शीट डाउनलोड करके। उसके बाद जो अगला वाला फॉर्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जितनी खाली सेल होंगी उनको काउंट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? काउंट ब्लैंक। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इक्वल टू काउंट ब्लैंक यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक, तो ब्लैंक के बाद यहाँ पे रेंज पूछ रहा है कि किस रेंज में आपको काउंट करना है कि खाली सेल है। जैसे यहाँ से लेके अगर हम रेंज सेलेक्ट कर लिए इधर तक, तो इसके बीच में कोई डेटा हमारा खाली पड़ा हुआ है? किसी में नहीं पड़ा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम पूरा डेटा अगर मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि वहां पे कोई सेल खाली तो नहीं है, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? काउंट ब्लैंक। तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने काउंट ब्लैंक, और रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो रेंज को जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किए, तो आप देखेंगे अभी 0 आ रहा है। लेकिन जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है उसमें अगर हम यहाँ से कोई डेटा डिलीट कर देते हैं, तो ये डेटा क्या हुआ? अब खाली हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया? 2। इसका मतलब हो गया कि जो रेंज ये मैंने सेलेक्ट की थी, इसमें 2 डेटा अब डिलीट हो चुका है, यानी कि खाली हो चुका है। तो इसलिए 2 आ रहा है। अगर मान लीजिए सारे डेटा हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है? 10।
तो इसका मतलब हो गया कि ये जो रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है, इसमें खाली सेल कितनी है? तो 10 है। लेकिन अगर डेटा पड़ा होता, तब वहाँ पे क्या आता फिर? तब यहाँ पे आता हमारा 2, 3 जो भी यहाँ पे खाली सेलें होंगी, वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरीके से आज मैंने जो फ़ॉर्मूले की बात की है, वो सम प्रोडक्ट, ऑटो सम, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। ठीक है? तो ये सारे फ़ॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं इस वीडियो में। और इसको आप प्रैक्टिकली करके पहले खुद से सीखिए कि कैसे वो फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हमें कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ सर, ये फ़ॉर्मूला मैंने अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं कि सर, हमको एक्सेल शीट, अगर मान लीजिए आपका कोई डेटा है, उसको कैसे बनाना है? या कोई आप कंपनी में काम करते हैं, तो आप किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे हैं, या कोई डेटा आपको बनाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, कि कैसे वो डेटा बनाना है, वो आपको मैं बता दूँगा। ठीक है? अब इतनी हेल्प आपकी मैं कर सकता हूँ, तो आप मेरे लिए भी एक छोटा-सा हेल्प कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनको एक्सेल सीखना हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी फ़ॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।